नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दो तरफ़ा मामलात को सिफारतकारी के ज़रिए हल किया जाए। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का ईरान से मुतालबा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। कहा, हम मिस्र के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल होने का करते हैं खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पीर के रोज़ अपने बरतानवी हम मनसब से की मुलाकात और सूडान में मुतहरी फ़रीक़ों के क़यालात को करीब लाने की कोशिशों पर किया तबादिल ख़याल। रवां हिजरी साल माह मुहर्रम से यकुम ज़िलक़ाइदा तक मस्जिद रमज़ी के सहनों में 200 मिलियन से ज़ायद अफराद ने अदा की नमाज। मोदी हुकूमत की 9 साला मुद्दत कार पर 9 सवालात करने से बेनकाब करने के लिए मुल्क भर में कांग्रेस की मुहिम जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने ईरान से मुतालबा किया है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को सिफारतकारी के ज़रिए हल किया जाए। अफगान वजारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान हाफिज़ ज़िया अहमद ने अरब न्यूज़ को बताया कि हमसाया ममालिक के साथ ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं करना चाहते। हमारी ईरान समेत तमाम हमसाया ममालिक से दरख्वास्त है कि इन मसाइल का हल सफारतकारी के ज़रिए निकाला जाए। ख्याल है कि सनीचर यानी हफ्ते को अफगानिस्तान के ईरान के साथ सरहद पर झड़पों में एक तालिबान अफसर और 2 ईरानी सरहदी गार्ड्स हलाक हो गए थे। दोनों ममालिक ने फायरिंग में पहल का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद किया। अफगानिस्तान के हलमंद दरिया के पानियों पर हुकूक का तनाज़ा शुरू होने के बाद सरहद पर झड़पों का वाक़या पेश आया। हलमंद दरिया अफगानिस्तान से ईरान के मशरक़ में वाक़ ज़री इलाकों की जानिब बहता है, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दोनों ममालिक को ही खुश्क साली का सामना है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान हाफिज़ ज़िया अहमद ने बताया कि झड़पों के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई है। इस्लामी इमारत कभी भी तूल देने के हक़ में नहीं है। ताहम झड़पों के महरिकात से मुतालिक दोनों ममालिक की जानिब से फ़िलहाल कोई तफसील सामने नहीं आई है। रवा माह के आगाज़ में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने तालिबान को खबरदार किया था कि पानी के हुकूक और मुश्तरका हलमंद दरिया के पानी पर ईरान के हक़ से मुतालिक 1973 के दो तरफ़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जी न करे। तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद से पानी के मामले के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान दीगर मसाइल ने भी जन्म ले लिया है। इससे पहले भी अफगान और ईरानी सरहदी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हो चुकी हैं, जबकि ईरान में अफगान मुजाहिरीन के साथ बदसलूकी का मामला भी तालिबान हुकूमत उठा चुकी है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने कहा, फ़िलहाल सरहद पर किसी किस्म का कोई मसाला नहीं है और हालात पुरअमन है। ईरान सरहद के साथ मुअल्लक़ अफगान सूबे नमरूज़ के पुलिस तर्जुमान गुल मोहम्मद ने भी हालात काबू पाने होने की इतला दी। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि ईरान के सरहद पर किसी किस्म की कशीदगी नहीं पाई जाती। मुत्तहदा अरब अमारात की सोने की मार्केट्स में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 1 ग्राम सोने की कीमत में 11.5 दिरहम की कमी रिकॉर्ड की गई। अल इमारात अल यौम के मुताबिक सोने की नर्ख मुसलसल 3 हफ्ते से कम हो रही है। रवा हफ्ते के आखिर तक मुख्तलिफ क़ैरात के सोने की कीमत में 1.5 ta 2 अरब की कमी हुई। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान मजमूई कमी 11.5 दिरहम रिकॉर्ड की गई। शोरूम्स के ज़िम्मेदारों ने कहा कि मुसलसल तीसरे हफ्ते नरखों में कमी के बाद सोने की ज़ेवरात और सोने के सिक्के खरीदने वालों की तादाद में इजाफा देखने में आया। उनके कहना है कि बाज़ लोग अपनी बचत सोने में महफूज करने के लिए सिक्के खरीद रहे हैं, जबकि मुतादिद ने सोने की नरखों में कमी का फ़ायदा उठाते हुए ज़ेवरात की खरीदारी की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ने ओमान के सल्तनत से मुलाकात में कहा कि हम मिस्र के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल होने का खैर मकदम करते हैं, जिससे खित्ते में हालात मामूल पर आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने पीर को रिपोर्ट किया है कि मिस्र और ईरान के सफारती राब्ते बरकरार रहने के बावजूद गुज़िश्ता दिहाइयों में दोनों मुल्कों की ताल्लुकात में असर तनाव रहा है। ओमान के सुल्तान हसीम बिन तारिक के 2020 में इक़्तिदार संभालने के बाद ईरान का पहला दौरा है। वाज़ेह रहे कि मस्कत तवील अरसे से तेहरान और मगरिब के दरमियान बातचीत के लिए खिदमत अंजाम देता रहा है। आयतुल्लाह अली ख़मेनी का ये तबसरा इस वक्त में सामने आया जब मिस्र समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। मिस्र और ईरान के ताल्लुकात की बहाली सऊदी अरब और ईरान में बरसों से जारी कशीदगी के खात्मे के बाद अमल में आई है। कबल अज़ीम मार्च में सऊदी अरब और ईरान ने चीन के सालिसी में होने वाले माहदे के तहत सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तफाक किया है।
कायरा इक़्तिसादी मदद के लिए सऊदी अरब और तेल की दौलत से मालामाल खलीजी रियासतों पर इन्हिसार करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के तबसरे पर मिस्र की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और काहिरा में अहदेदारों ने तबसरे की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। शाम के फौजी हुक्काम ने कहा कि इतवार के रोज़ दमिश्क के नवाही इलाकों पर इसराइल ने मिसाइल हमले किए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक शाम के सरकारी मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि एक फौजी ओहदेदार का कहना है कि दमिश्क की तरफ फायर किए जाने वाले मिसाइल इसराइल के जेर कब्जे इलाके गोलान हाउट्स की तरफ से आए और कई मकामात को निशाना बनाते चले गए। ताहम फौजी ओहदेदार की जानिब से इन मकामात की मज़ीद तफसील नहीं बताई गई। शाम के फौजी ज़राए का कहना है कि हमारे डिफेंस कंट्रोल सिस्टम ने मिसाइलों का मुकाबला और उनमें से कुछ को गिरा भी दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक फौरी तौर पर आज़ादाना ज़राए से दावे की तस्दीक नहीं कर सका। इसराइल कई बरसों से शाम में ऐसे मकामात पर हमला करता आ रहा है कि ईरान के करीब है, जिनको वो शाम में ईरान से मुनक़ा अहदाफ करार देता रहा है। शाम में 2011 में शुरू होने वाले खाना जंगी के दौरान तब से तेहरान का असर व रसूख बढ़ रहा है, जब से उसने सदर बशार अल असद की हिमायत शुरू की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पीर के रोज़ अपने बरतानवी हम मनसब जेम्स के साथ सूडान में मुतहरिफ फ़रीक़ों के क़ियालात करीब लाने की कोशिशों पर तबादिले ख़ियाल किया। सरकारी खबर रसाई इदारे के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक रब्ते के दौरान सूडान के तनाज़े का जायज़ा लिया और जद्दा मुज़ाकरात के दौरान सियासी हल तलाश करने की सऊदी कोशिशों की सपोर्ट पर जोर दिया गया। जद्दा मुआहदे के नतीजे में सूडानी फ़ौज और रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेज RSF के दरमियान महदूद मुद्दती जंगबंदी और इंसानी बुनियादों पर इंतज़ामात हुए हैं। राब्ते के दौरान सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों और मुश्तरका तशवीश के मुतअद्दिद उमूर पर जॉइंट कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख़याल किया गया। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने कहा कि रवां हिजरी साल माह मुहर्रम से यकुम ज़िल-क़ाइदा तक मस्जिद नबवी के सहनों में 200 मिलियन से ज़्यादा अफराद ने नमाजें अदा की। आजिल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने कहा कि मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को नमाज और इबादत में आसानी पैदा करने के लिए तमाम सहूलतें फ़राहम की हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत हरमैन शरीफ और ज़ायरीन की खिदमत के लिए जुमला ज़रूरियात पूरी कर रही है। वाज़ेह रहे कि हज सीज़न का आगाज़ हो गया है। आने वाले दिनों में मस्जिद नबवी में हाज़िरी के लिए आने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। कोरोना वबा के बाद पहली मरतबा पाबंदियों के बगैर पूरी गुंजाइश के साथ हज सीज़न का आगाज़ हुआ है। मोदी हुकूमत की 9 साला मुद्दतकार पर 9 सवालात करके इसे बेनकाब करने के लिए मुल्क भर में चलाई जा रही कांग्रेस की मुहिम के हिस्से के तौर पर पीर के रोज़ साबिक़ वज़ीर मालियात पी चिदम्बरम ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इक़्तिदार में 9 साल पूरे करने वाली बीजेपी हुकूमत घरेलू पॉलिसियों, बैनुल-अक़वामी उमूर, सिक्योरिटी और माशियत के महाज पर पूरी तरह नाकाम रही है और हाल ही में 2000 रुपये के नोटों को वापस लेना बेवकूफ़ी भरा इक़दाम है। चिदम्बरम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातब करते हुए ये फिक्र ज़ाहिर किया कि मुल्क के मामलात आइन के मुताबिक सुलझा जा रहे हैं या नहीं। उन्होंने 2000 रुपये की कीमत की करेंसी को गुलाबी पर्चे में बदलने की मरकज़ के नए इक़दाम पर सवाल उठाया और यहाँ तक कहा कि आलमी गरीबी इंडेक्स से पता चला है कि हिंदुस्तान में 22.04 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। 2000 रुपये के नोट से ताल्लुक़ से उन्होंने ये भी कहा कि 500 रुपये से 1000 रुपये के कदर के नोटों की बंदी नवंबर 2016 के बाद लोगों को 2000 रुपये के नोटों की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले 2000 रुपये के नोट पेश करने और फिर वापस लेने का ये खौफनाक तमाशा बेवकूफ़ी भरा था और उसने इंडियन करेंसी के इस्तेहकाम पर अंदेशा पैदा किया है। चिदम्बरम ने मरकज़ रियासत ताल्लुकात पर कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के दरमियान एक बढ़ता हुआ फासला है। मुंतखब रियासती हुकूमत के एग्जीक्यूटिव पावर को कम कर दिया है और गैर बीजेपी हुक्मरान रियासतों के गवर्नर वायसराय की तरह सलूक कर रहे हैं। फितरी इंसाफ की जगह बुलडोज़र इंसाफ ने ले ली है। मुल्क के सामने ये संगीन फिक्र है। पार्लिमानी पैमानों और कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जाती है, जबकि मरकज़ी एजेंसियों को अपोजिशन हुक्मरान रियासती हुकूमतों और लोगों के इजहार राय की आज़ादी को गैर मुस्तहकम करने की खुली छूट दे दी जा रही है। निजी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की जाती है।
चिदंबरम ने तल्ख लहजे में कहा, झूठे मुकदमात की जांच से अपोजिशन को खतरे में डाला जा रहा है, उनको जेल भी भेजा जा रहा है। मुल्क के अहम इदारे जो जमहूरियत के आज़ाद सुतून थे, उन्हें बीजेपी ने कमज़ोर कर दिया है। जमहूरियत के कदर आबा दरख्त को मोदी हुकूमत ने खोखला कर दिया है। उन्होंने हसास दफाई और खारजा पॉलिसी पर नाकामियों के लिए भी हुकूमत की तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात में तल्खी आई है। सवाल 9 साल का मोदी जी को पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल जो है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का। अभी देखोगे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? प्राइस राइज, गैस सिलेंडर का दाम। जब 400 से 410 होता था गैस सिलेंडर 2014 से पहले, एक मंत्री जी सिलेंडर को ऊपर उठाए, रास्ते में कैसे आंदोलन कर रहे थे आप सब भूल गए। अभी वही सिलेंडर 410 से लेके 1103 रुपए तक पहुंचा। पेट्रोल, उसका दाम था 71 रुपया लीटर, अभी 100 पार। डीजल 55 रुपया लीटर, 83 to 98 रुपीज है। आटा 22 रुपया किलो, अभी 34 रुपया 50 पैसा किलो है। दूध 35 रुपए लीटर, अभी 53 रुपया लीटर है। एक एक चीज करके ये बढ़ रहा है। अभी देखोगे तो ये जो प्राइस राइज है, जो इन्फ्लेशन है, ये ऐसे नहीं कि अचानक से आ गई। ये आप देखोगे एक साजिश है। ये शुरू कब हो? जब डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट हो, डिमोनेटाइजेशन फेज 1 स्टार्ट हो, 500,000 के नोट बंद कर दिए एंड अचानक से जितना एमएसएमई से मध्यम वर्ग के जितने सारे व्यापारी थे, सब तो दुकान बंद कर दिए। दूसरा जीएसटी लगाए, कपरसिंग टैक्स, दूध से लेके डाइपर से लेके हर चीज पे जीएसटी। वहां पे आदिवासी लोग केंदू पत्ता खरीदते, केंदू पत्ता पे भी जीएसटी। आप देखोगे ऐसे अभी कुछ दिनों पहले डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2 लॉन्च की, जिसमें बोले कि सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट भी बंद हो जाएगा। हमारा सवाल इतना ही है, पहले लाए क्यों, फिर अभी बंद क्यों कर रहे हैं? इसके जुड़ा हुआ और एक सवाल भी है, जो और एक पॉइंट और एक बिंदु में जो कवर करेंगे। दूसरी बात, किसान की बात। दूसरा सवाल है किसानों का सवाल। जब 3 काला कानून लेके आए थे मोदी जी, हम संसद में थे, हम सारे लोग सपोज कर रहे थे। राज्यसभा में भी आप देखे होंगे वॉइस वोट। कर्नाटक असेंबली में जीत के बाद अब आइंदा इंतखाबात की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की मीटिंग हुई है। दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई सरकर्दा लीडरान ने मध्य प्रदेश से आए लीडरान से मुलाकात की। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के 2 साबिक वज़राए आला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद कहा कि हमने अभी तफसील से बातचीत की है। हमारा दाखिलाई जायज़ा कहता है कि हमने जिस तरह कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल की थी, इसी तरह मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि मध्य प्रदेश में असम्बली के 230 सीटें हैं और रवा साल रियासत में असम्बली इंतखाबात होना है। बहरहाल मीटिंग के बाद मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने कहा कि रियासत के इंतखाब में तकरीबन 4 माह बचे हैं। मीटिंग में मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल और रियासत के अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल हुआ। हम आवाम के इशूज़ को ध्यान में रखकर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि 4-4.25 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। सर, राहुल गांधी ने 150 सीटें देने की बात कही है कि आप लोगों को 150 मिलेगी, आपका क्या? जो राहुल गांधी जी ने कहा है, हम सब उनकी बात से सहमत हैं। सर, कर्नाटक में 5 गारंटी आपने रखी थी वहाँ पर और उसका बहुत फायदा हुआ कांग्रेस को, जनता से जुड़े मुद्दे। ऐसी क्या कोई गारंटी मध्य प्रदेश में भी आप रखने जा रहे हैं जनता के लिए? हमने शुरुआत कर दी है। हमारी नारी सम्मान योजना है, हमारे किसानों के लिए है, हमारे गैस सिलेंडर की बात है,
कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ आने वाले समय करेंगे। ये भी तो आपको इंतजार करनी है। सब गोलियां हम साथ थोड़ी ना। साहिल नामी नौजवान ने एक झगड़े के बाद अपनी नाबालिग दोस्त साक्षी को चाकू से हमला करके इसका बेदर्जी से कत्ल कर दिया। यह जुर्म का खौफनाक वाक़या राजधानी नई दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पेश आया। इल्ज़ाम है कि साहिल से लड़की की किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। इससे साहिल इस कदर नाराज़ हुआ कि साक्षी पर चाकू और पत्थर से हमला कर उसका कत्ल कर दिया। लड़की पर तकरीबन 45 हमले किए गए। हैरानी की बात यह है कि साहिल जब गली में नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला कर रहा था तो वहां खड़े लोग खामोश तमाशाई बने देखते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम लड़की को बुरी तरह जख्मी कर मौके से फरार हो गया। बेहोश लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गई। इस कत्ल वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि साक्षी और साहिल रिलेशनशिप में थे। गुज़िश्ता दिनों के दरमियान दोनों को किसी बात के लेकर यानी दोनों के अंदर किसी बात को लेकर रंजिश हो गई। दोनों के झगड़े चल रहे थे। इसी नाराज़गी में साहिल ने साक्षी को मारने का तहैया कर लिया था। यही वजह है कि साहिल अपने साथ चाकू लेकर साक्षी के पास पहुंचा था। इस चाकू से जब दीगर साहिल ने लड़की पर दर्जनों हमले किए तो उसे बचने का ज़रा भी मौका नहीं मिला। इतवार को रोज़ पेश आए इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है, जिसको देखते ही पता चलता है कि साक्षी पर हमला कर रहा साहिल के सर पर खून सवार था। एक शख्स ने साहिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वो साहिल का गुस्सा देख दूर हो गया। साहिल ने साक्षी के सर पर भी चाकू से कई हमले किए, जिससे वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर गई। फिर साहिल ने करीब ही नाले पर रखे एक पत्थर को उठाया और उसके सर को कुचल दिया। जब साक्षी के जिस्म पर कोई हरकत नहीं हो रही थी तो वो हैवानियत की मिसाल बन चुका था। साहिल वहाँ से चीखते हुए चिल्लाते हुए फरार हो गया। इस वाक़े की जानकारी जब दिल्ली पुलिस को मिली तो फ़ौरन जाए हादसा पर पहुंची और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। नाबालिग बच्ची के कुंबों को इस वाक़े की इत्तला दी गई और उसके आने के बाद ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फौरी तौर पर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई और अब उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मुलजिम साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल बताया गया कि मुलजिम ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लिया था, जिसकी वजह से तलाशी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कातिल को तलाश करने के लिए पुलिस की कुछ टीमें भी तश्कील दी गई थी। इस वाक़े से ताल्लुक़ से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के निज़ाम कानून को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर LG वी कुमार सक्सेना को तनक़ीद का निशाना बनाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बरसरार में एक नाबालिग बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। ये बेहद अफसोसनाक और तकलीफदा है। जुराइम पेशे बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर ही नहीं है। LG साहब, निज़ाम कानून आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सिक्योरिटी सबसे अहम है। दूसरी तरफ दिल्ली वुमेन कमीशन की सरबराह स्वाति मालीवाल ने भी मरकज़ी हुकूमत और दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। DCW चीफ ने कहा है कि एक 16 साल लड़की को 50-40 बार चाकू मारा गया और फिर वो पत्थर से कई बार उस पर हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये सब CCTV कैमरे में कैद हो गए। कई लोग ये देखते रह गए लेकिन बीच बचाव नहीं किया। दिल्ली ख़वातीन और लड़कियों के लिए बेहद गैर महफूज हो गई है। घोंपता है और ईंटों से मार मार कर बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। CCTV फुटेज साफ दिखाती है कि सड़क पे और पुरुष और महिलाएं चल भी रही हैं, कुछ तो पलट के देखते भी नहीं हैं। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों के लिए असुरक्षित तो है ही, साथ में कितनी ज़्यादा असंवेदनशील हो गई है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि इस देश में, इस दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, पर ये सिस्टम दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लग रहा है इस घटना के बाद उनके दिल में डर बैठना चाहिए और ये तभी होगा जब हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी, प्रोसेस द्वारा सजाएं होंगी और सख्त से सख्त सजाएं होंगी। और ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा। 2 बार अनशन किया है मैंने, तब जाके देश में कानून भी बनाया कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन कितनों को दी गई? जब तक एक सिस्टम नहीं बनाया जाएगा सरकार द्वारा, तब तक कुछ बदलाव नहीं होगा। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, कितनी और बेटियां मरेंगी तब जाके हम जागेंगे। हमें तुरंत एक मीटिंग करने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मीटिंग होने की ज़रूरत है और दिल्ली की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या काम किया जाएगा जिससे सख्त से सख्त चार्जशीट हो, जिससे इस आदमी को किसी हाल में बख्शा ना जाए। और तीसरी बात, हम ये बहुत बार देखते हैं क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये केस स्टॉकिंग का केस है। कई बार हमने देखा है और ऐसे पहले भी हो चुका है, 16-16 साल की लड़कियों को चाकू से उनके स्टॉकर ने मारा है, जबकि लड़कियों ने पहले ही पुलिस में कंप्लेंट करी है। तो हमने नोटिस
ने ये भी जानने की कोशिश करी है कि इस लड़की ने या इसके परिवार ने पहले कोई कंप्लेंट करी थी, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लिया या पनिशमेंट होनी ही चाहिए। पर मैं ये मानती हूँ कि अंजलि का केस है, ये केस है, श्रद्धा का केस है, ये केसेस हैं, लेकिन हर दिन दिल्ली महिला आयोग में 300-350 महिलाएं आ रही हैं, 2000 कॉल्स आती हैं हमारे पास कंप्लेंट्स की हर दिन। तो उन सब केसेस में जब सख्त कार्यवाही होगी तब जाके देश बदलेगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दो तरफा मामलात को सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का ईरान से मुतालबा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। कहा, हम मिस्र के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल होने का करते हैं खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पीर के रोज़ अपने बरतानवी हम मनसब से की मुलाकात और सूडान में मुतहरी फ़रीक़ों के ख़यालात को करीब लाने की कोशिशों पर किया तबादिल ख़याल। रवां हिजरी साल माह मुहर्रम से यकुम ज़िलक़ाइदा तक मस्जिद नबवी के सहनों में 200 मिलियन से ज़ायद अफराद ने अदा की नमाज। मोदी हुकूमत की 9 साला मुद्दत कार पर 9 सवालात करके इसे बेनकाब करने के लिए मुल्क भर में कांग्रेस की मुहिम जारी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.